इस शहर में ट्रांसफ़र से आए अभी 15 दिन ही हुए थे। अभी किसी से ज़्यादा जान पहचान नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं अभी घर के कामों से ही फुर्सत नहीं पा पाती थी। कई दिनों से कुछ छोटी मोटी चीज़ें लानी थी, पर किसी न किसी कारणवश बाजार जाना टलता ही जा रहा था। पर अब आज अम्मा जी पैर के दर्द वाली दवाई की बस आखिरी डोज ही बची थी, सो अब तो जाना ज़रूरी हो गया था। ड्राइवर को इनको ऑफिस पहुंचाकर ही वापस आने को बोल दिया था और मैं बाजार के लिए निकल पड़ी थी, अपनी लिस्ट हाथ में थामे। जल्दी ही सारे काम निपट गए। भीड़ इस समय कम थी, इसीलिए शायद, वरना कभी कभी तो एक दुकान से दूसरी दुकान भागते भागते काफ़ी समय लग जाता है। मैं खड़ी अपनी लिस्ट देख ही रही थी कि क्या खरीदना बचा है, तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ मारा। शिप्रा! मैं पलटी और खुशी के मारे मुंह से चीख निकल गई। अरे संजना, तू फिर तो यहाँ कैसे? कब कहाँ का जो सिलसिला शुरू हुआ तो बातें तभी रुकी जब मेरे ड्राइवर ने आकर बताया कि जल्दी घर चलना होगा। उसे साहब ने जल्दी बुलाया है हेड ऑफिस जाने के लिए। मन अभी भरा नहीं था, बातें खत्म नहीं हुई थी। संजना बोली, चल मेरे साथ चल, मैं अभी मिनी के घर जा रही हूँ, तू भी आ जा, तुझे देखकर खुश हो जाएगी। मिनी का नाम सुनते ही मैं और अधिक उत्तेजित हो उठी। सोचा बच्चों के आने में तो अभी समय है, तीनों आपस में मिल भी लेंगी और इसी बहाने मिनी का घर भी देख लूंगी। ड्राइवर को बाजार से ही विदा कर मैं संजना के साथ उसकी कार में मिनी के घर चल दी। मैं संजना और मिनी कॉलेज में सहेलियां बनी थी। उस समय की एक दूसरे की हर बात की राजदार। यह हाल था कि कोई भी बात जब तक तीनों एक दूसरे को बता नहीं लेती थी, चैन नहीं आता था। बाद में हम सब अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। मोबाइल फोन का जमाना था नहीं, तो आपस में संपर्क भी टूट सा गया था। रास्ते में संजना से घर परिवार की बातें होती रहीं। संजना की बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा बहू बाहर सेटल्ड हैं। बस अब सारे दिन की मस्ती है, कभी किसी के घर चली जाती है, कभी कहीं घूम आती है। मैंने अम्मा जी की तबीयत की वजह से अपनी स्कूल की लगी लगाई नौकरी छोड़ दी है। सुनकर कहने लगी, अरे सास की वजह से कभी कोई नौकरी छोड़ती है? फुल टाइम मेड लगवा देनी थी। एक बार को सोचा उसे बताऊं कि मेरे सास के लिए क्या है, किसी बाहरी व्यक्ति की जिम्मेदारी पर मैं उनको नहीं छोड़ सकती। पर फिर लगा जितने हल्के अंदाज में यह बात कर रही है, परिस्थितियों की गंभीरता को शायद न समझ पाए। मैं चुप ही रही। दरवाज़ा मिनी ने ही खोला था। संजना आगे खड़ी थी। मैंने नोटिस किया कि उसे देख मिनी के चेहरे पर विशेष खुशी नहीं झलकी थी। फिर संजना के हटने पर मुझे देखा तो खुशी से उसकी बांछें खिल उठी थी। ड्राइंग रूम में आराम से सोफे पर पसरते हुए संजना ने पानी की गुहार मचाई। सोफे पर बैठते समय उसमें से चर्र सी हल्की सी आवाज निकली, अरे यार, यह सोफा भी क्या मिनी, तू अभी तक यह पुराना सोफा ही चला रही है, नया क्यों नहीं लेती? मिनी ने सकुचाते हुए मुझे देखा। बोली, हाँ वो बनवाना है, बस रह ही जाता है। एक प्यारी सी लड़की ट्रे में पानी लेकर आई। शिष्टता से हमें नमस्ते किया। संजना ने उससे मेरा परिचय करवाया। यह मिनी की बड़ी बेटी है, मम्मी की बचपन की सहेली जान उसने खुशी जाहिर करी और अंदर वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि संजना ने उसे आवाज़ दे रोक लिया। स्वीटी सुन। जी आंटी। स्वीटी ने पीछे मुड़कर प्रश्नवाचक दृष्टि से हमें देखा। अरे भाई, तू कोई अच्छा सा लड़का पसंद कर शादी क्यों नहीं कर लेती है? अपनी माँ को कितना परेशान किया हुआ है इतने समय से, हमको भी फ्री कर। कहने की ज़रूरत नहीं कि प्रत्युत्तर में स्वीटी की आंखों में आते जाते और बदलते भावों ने शब्दों का संबल लिए बिना ही सब कुछ कह डाला।
अगर संजना उस भाषा को पढ़ने का बूता रखती तो शायद जीवन में फिर कभी किसी से इस तरह की दिल दुखाने वाली कोई बात न कर पाती। पर वो तो बस यूं ही एक बेमतलब का जुमला उछाल अपने बैग में चश्मा ढूंढने में लगी थी। कुछ पलों के अंतराल के बाद जब शायद स्वीटी इस प्रश्न के लिए उपयुक्त शब्द ढूंढ कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी रसोई से चाय की ट्रे लेकर आती हुई मिनी ने बेटी को उस अप्रिय स्थिति से उभार लिया था। लो भाई, सब लोग चाय पियो गर्मा गर्म, और ये ले शिप्रा, मट्ठी टेस्ट कर, मैंने कल ही बनाई है। स्वीटी देख तो, कहीं मैं गैस तो खुली नहीं छोड़कर आई हूँ। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो जाता है, कुछ न कुछ भूल ही जाती हूँ। एक दिन दोपहर में रसोई समेट कर जरा कमर सीधी करने लेटी ही थी कि मेरी भांजी मुग्धा का फोन आया। उत्तेजित लग रही थी। मौसी, आज दीदी आई थी, अभी गई है खाना खाकर। हाँ तो अच्छी बात है ना, मैंने कहा। समझ गई कि हमेशा की तरह उसकी ननद करुणा अपनी किसी टिप्पणी से आज फिर मुग्धा को भड़का गई है। अरे मौसी, अब तो बस मैं करण को बोलने वाली हूँ, अपना हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम कर ले। बहुत हो गया, कोई प्राइवेसी ही नहीं है मेरी। क्या हुआ, मैंने कहा। मुग्धा बोली, दीदी कह रही थी कि पता नहीं कैसे मैं घर में सलवार कुर्ता पहन लेती हूँ। जीजा जी तो कभी बर्दाश्त न करे कि उनकी पत्नी उनके सामने यह सब पहन के आए। वो तो घर में भी जीजा जी की पसंद की शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं, और आप लोग मुझे घर में कुछ भी ढंग का पहनने नहीं देते। अब मुझे इस बात का सार समझ में आ गया। इसकी ननद की बुद्धि का लोहा मान मैंने माथे पर हाथ मार लिया। मुग्धा स्वभाव से थोड़ी चंचल है, शायद घर में सबसे छोटी होने के कारण अभी उतनी गंभीरता नहीं आ पाई है उसमें। किसी की बात को दिल से लगा बैठती है। वैसे है बहुत संस्कारी और जिम्मेदार। एक ही शहर में पोस्टिंग होने के कारण उसने अपने देवर को, जो उसी शहर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, अपने साथ ही रहने को बुला लिया था। हम सभी ने उसके इस निर्णय को बहुत सराहा था। विशेषकर उसकी सास तो बहुत ही खुश हुई थी कि अब छोटे बेटे को भी घर का खाना पीना और देखभाल मिल जाएगी। अब घर में ये तीनों, मुग्धा, उसका पति अमन और देवर करण रहते थे। मुग्धा जिम्मेदार लड़की थी, अपने देवर के खाने पीने रहने का हर तरह से ध्यान रखती है। हालांकि इन सब के चलते उसका काम भी काफ़ी बढ़ गया है, पर वह खुशी खुशी अपने इस दायित्व को निभाती है। पर जाहिर है इस वजह से उसकी और अमन की प्राइवेसी में थोड़ी कमी भी आ गई है। साथ ही युवा देवर घर में होने की वजह से हम लोगों ने उसे समझाया था कि घर में शालीन कपड़े ही पहनना, बहुत शॉर्ट ड्रेसेस न पहनना। इस वजह से वह कभी कभी अपनी उन सहेलियों या पड़ोसियों से तुलना होने पर जो ससुराल या संयुक्त परिवार की बंदिशों से दूर एकल परिवार का खुला मौज मस्ती वाला स्वतंत्र जीवन जी रही हैं, थोड़ा दुखी भी हो जाती थी। इसीलिए हम सब उसे इसके इस अच्छे काम के लिए मोटिवेट करते रहते हैं और उसकी तारीफ करते रहते हैं। पर असली समस्या तो तब आती है जब उसकी ननद, जिसके पति ने अब इसी शहर में नई नौकरी शुरू की है, अपने भाई भाभी से मिलने आई है। वैसे मुग्धा और उसकी ननद करुणा दोनों अच्छी सहेलियां हैं और हम उम्र भी हैं, पर अभी करुणा अपनी नई नई मिली स्वतंत्रता के साम्राज्य के मत से उबरी नहीं है। वह जब तब आकर अपनी भाभी को कुछ न कुछ अपना ऐसा किस्सा बता देती है जिससे मुग्धा को अपनी सभी जिम्मेदारियां बंधन प्रतीत होने लगती हैं। आज करुणा ने आकर बोल दिया, क्या मुग्धा, तुम सलवार सूट और चुन्नी में घर में रह कैसे लेती हो? अविरल तो मुझे कभी अलाउ ही नहीं करते ऐसे कपड़े घर पर भी पहनने को। उन्हें तो हर समय शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेसेस में और टिप टॉप ही चाहिए। ना बाबा ना, मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकती। करुणा के
इस एक बेमतलब के फिजूल जुमले ने मुग्धा को स्वयं को दयनीय स्थिति के आईने के सामने खड़ा कर दिया था। लफ्जों का ये जहरीला बम गिराकर करुणा मुग्धा को फिक्र में छोड़कर चलती बनी थी। मुग्धा को लगने लगा था कि उसकी और अमन की प्राइवेसी में करण रोड़ा बना हुआ है। करण को अपने घर में साथ में रखने का उसका निर्णय उसे गलत लगने लगा था। यदि करुणा ने जरा भी समझदारी से काम लिया होता तो यूं अनजाने में अपनी भाभी को इस तरह दुखी करने का न सोच पाती, बल्कि अपनी बातों से मुग्धा का मनोबल बढ़ाती कि वह अपनी ससुराल और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितनी समर्पित है, जिससे अंततः करुणा के ही मायके का भला होता। पर अपने फिजूल के इस जुमले से करुणा अपने ही भाई का अहित करने चली थी। कुछ ही दिन बाद मिनी का मेरे घर में आना हुआ था। हम दोनों देर तक पुरानी स्मृतियों के गलीचों पर चहलकदमी करते रहे। कॉलेज की भी खूब यादें ताजा हुई। मेरा ध्यान गया कि संजना का जिक्र आते ही मिनी का चेहरा कुछ उतर सा जाता था। थोड़ी देर बाद मिनी ने कहा, शिप्रा, स्वीटी के लिए कोई अच्छा लड़का बताओ। मैंने पूछा, वह तैयार है क्या शादी के लिए? मिनी का चेहरा उतर गया। बोली, हम लोग तो कब से ढूंढ ही रहे हैं, बस जैसे ही कोई सही लड़का मिलेगा तुरंत शादी कर देंगे। उल्टे सीधे प्रपोजल्स आते हैं तो मना करना ही पड़ता है, जानते बूझते कैसे लड़की को ढकेल दें। यह तो मैंने खुद देखा था कि एक अच्छे पद पर कामकाजी होने के साथ साथ लड़की हर प्रकार से सुशील, संस्कारी और सुंदर भी थी। कह सकते हैं कि ढूंढने से भी उसमें कोई कमी निकालना मुश्किल था। उसका अभी तक विवाह न होने का अर्थ सिर्फ यह था कि ईश्वर की ओर से अभी उसका समय निर्धारित नहीं हुआ था। अरे, मुझे लगा था अभी स्वीटी ही तैयार नहीं है शादी के लिए, मैंने कहा। हाँ, उस दिन मैं समझ गई थी कि संजना की बात सुनकर तुझे ऐसा ही लगा होगा। यह संजना तो कभी भी कुछ भी बोल देती है। अभी अंशुल से नौकरी का पूछती है, कभी स्वीटी से शादी का। अब क्या क्या बताऊं तुझे। खुद तो फ्री है, पर आए दिन हमारे घर आकर उल्टा सीधा कमेंट कर जाती है। इसकी आदत के कारण बच्चे तो उससे चिढ़ चुके हैं। मैंने नोटिस किया कि अवचेतन मन में मैं उस दिन का सोच कर जिस दिन संजना मेरे घर आएगी अभी से ही घबराने लगी थी। उसकी इस आदत के चलते मैं अपने सुखी संसार की खुशियों को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। शायद मैं कोई न कोई बहाना बनाकर उस दिन को यथासंभव टालने का प्रयत्न करूं। सोच रही थी प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हुई। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से सवाल हमें बहुत मासूम लगते हैं। हम सामने वाले से अपनापन दिखाते हुए या बिना किसी खास उद्देश्य के फिजूल के सवाल पूछ बैठते हैं, पर यह नहीं समझ पाते कि कहीं हमारी ये नादानी में पूछे गए बेमतलब के सवाल सुनने वाले के दिन में कुंठा और बेबसी का बीज तो नहीं बो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है उससे परे भी कुछ हो जो हमारे सामने अप्रकट हो। हमारी वाणी से निकले शब्द दूसरे पर कितना गहरा असर डाल देते हैं यह हम कई बार खुद भी नहीं जान पाते। जाने किसकी क्या मजबूरी हो कि झूठ बोल नहीं सकता हो और सच कहना ही ना चाहता हो। यदि आप इस योग्य हैं कि सामने वाले की समस्या दूर कर सकते हैं या वास्तव में सहायता करना चाहते हैं, तब आपके सवाल बिल्कुल जायज़ हैं। परंतु यदि आप सिर्फ अपडेट चाहते हैं या उसका इरादा सिर्फ मज़े लेने का है, तो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बेमतलबी सवाल जिनका उत्तर देने में सामने वाला अचकचा जाए, जैसे उसकी नौकरी अभी तक क्यों नहीं लग पाई, शादी कब हो रही है, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ है, बेटा बहू तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते, अरे अब तो बहू आ गई है घर में, उससे पैर क्यों नहीं दबवाती। तो कौन ना कुर्बान जाएगा इस भोलेपन पर, इस अपनेपन पर। तो बेहतर है कि जब किसी के घर जाएं तो अंधे बहरे बन जाएं और गूंगे बन बाहर आएं, शायद किसी का संसार बचा पाएं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।